हेलो स्टूडेंट्स। आरोह काव्य खंड की कविता घर की याद, जिसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी। इसको पढ़ने और समझने के बाद इसके प्रश्न उत्तर समझते हैं। पहला प्रश्न आता है, पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के घिरने में परस्पर क्या संबंध है, अर्थात आपस में। कवि कहते हैं कि पानी का रात भर गिरना अर्थात बारिश होना, लगातार बहुत तेज बारिश हो रही है, उस समय पानी के गिरने और प्राण मन गिरना अर्थात कवि का मन अपने घर और परिवार की यादों में खो जाना, उन दोनों के बीच क्या संबंध है। इन दोनों के बीच संबंध ये है कि कवि स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी करने के कारण जेल में है। जेल में वह बिल्कुल अकेले हो गए हैं, किसी से बातचीत नहीं करते, किसी के साथ नहीं रहते, किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आने से दूर भागते हैं, बिल्कुल अचेतन अवस्था में आ गए हैं। उस समय जब बारिश हो रही है, रात्रि का समय है, तो उन्हें अपने परिवार और घर की यादें घेर लेती हैं। उनके घर के जो सदस्य हैं, भाई बहन माता पिता, उनके जो स्वभाव के अनुसार प्रतिक्रिया रही होंगी उन कवि के जेल आने के बाद, वो सारी चीज़ें कल्पना करके वह दुखी हो जाते हैं। उनका मन उन बातों में और यादों में घिर जाता है। वह सोचने लगते हैं कि किस तरह उनका परिवार या उनके अपने प्रियजन उनके जेल आ जाने से दुखी होंगे और उनकी कमी को महसूस कर रहे होंगे। इसलिए इन दोनों के बीच गहरा संबंध बनता है कि बारिश हो रही है, कवि बहुत दुखी हैं, उनको नींद नहीं आ रही है और वो अपने घर की यादों में खो जाते हैं। अगला प्रश्न है, मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है। परिताप का घर अर्थात दुख का घर। कवि कहते हैं कि उनकी बहन मायके आई है और वह यह सोचकर आई है कि वह कुछ समय अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ खुशीपूर्वक बिताएगी, अपने निजी जीवन की सारी परेशानियों जिम्मेदारियों को छोड़कर वह कुछ समय प्रसन्नता से उनके साथ रहेगी। लेकिन बहन जब पिता के घर आती है और उसे यह पता चलता है कि उसका सबसे छोटा भाई अर्थात पांचवा भाई भवानी स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी करने के कारण जेल में गया हुआ है, वह जेल में है और घर के सारे सदस्य दुखी हैं, घर का जो माहौल है, वातावरण है, वह दुख से भरा हुआ है, तो उसका मन भी दुखी हो जाता है और वह भी अपने भाई की कमी को महसूस करके दुखी होने लगती है। तो वह घर, पिता का वह घर जो विवाह के बाद लड़की के लिए एक खुशियों का घर था, जहाँ वह खुशी बांटने और खुशी प्राप्त करने आई थी, वह खुशियों से भरा घर उसके लिए दुख का घर बन जाता है। इसलिए कवि ने मायके आई बहन के लिए घर को परिताप का घर या दुख का घर कहा है। अगला प्रश्न है, पिता के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को कवि ने यहाँ पर उकेरा है। उकेरा है अर्थात दिखाया है, बताया है। कवि कहते हैं कि उनके पिता वृद्ध हैं। वृद्ध होने के बाद भी उनके पिता इतने अधिक ऊर्जावान और क्षमतावान हैं कि उन्हें वृद्धावस्था जरा भी प्रभावित नहीं कर पाई। एक क्षण के लिए भी उन पर वृद्धावस्था का कोई प्रभाव नहीं हुआ। जैसा कि कवि ने कहा है, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, कि उनके पिता को वृद्धावस्था एक क्षण के लिए भी प्रभावित नहीं कर पाई, ऐसे उनके पिताजी हैं। उनके पिता बहुत शक्तिशाली हैं। वह नित्य प्रतिदिन व्यायाम करते हैं और 260 दंड लगाते हैं, मुक्तर हिलाते हैं और व्यायाम करते करते मुक्तर की मूठ भी मिला लेते हैं, अर्थात मुक्तर का पकड़ने वाला जो हिस्सा है वह भी मिला देते हैं। जिसके लिए कवि ने कहा है, दंड 260 करके खूब मुक्तर हिला लेकर मूठ उनकी मिला लेकर, कि अर्थात इस तरह व्यायाम करना किसी भी व्यक्ति के लिए इस आयु में, वृद्धावस्था की आयु में बहुत आसान कार्य नहीं है, लेकिन उनके पिता इस कार्य को बहुत सरलता से कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वे बहुत अधिक शक्तिशाली और ऊर्जावान हैं। उनके पिता बहुत अधिक साहसी हैं। वो किसी भी परिस्थिति में डरते नहीं हैं।
झिझकते नहीं हैं, उन्हें परिस्थितियों का सामना करना आता है। जैसा कि कवि ने कहा है, मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न हिचके, कि वो शेर के समान भयंकर परिस्थितियों में भी कभी विचलित नहीं होते, अर्थात उन कठिन परिस्थितियों का वह डटकर सामना करते हैं। बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरसता। कवि ने इस तरह की बातें या इस तरह की उपमाएं अपने पिता को दी हैं कि बोल में बादल गरजता, कि जैसे जैसे व्यक्ति की वृद्धावस्था आती है उसकी आवाज़ कुछ कमज़ोर होने लगती है, धीमी होने लगती है, लेकिन कवि के पिता की आवाज़ इतनी ही कड़क है जितनी कि बादल की गर्जना होती है। अर्थात जैसे बादल गरजते हैं तो कड़क आवाज़ होती है, उसी तरह जब कवि के पिता बोलते हैं तो वह भी कड़क आवाज़ में बोलते हैं। काम में झंझाला रास्ता, आयु बढ़ते बढ़ते व्यक्ति की कार्य करने की जो गति है वह मंद हो जाती है, धीमी हो जाती है, लेकिन कवि के जो पिता हैं वह इतनी तीव्र गति से कार्य करते हैं कि कवि उन्हें उपमा देते हैं आंधी की, झंझा की, कि जिस तरह आंधी तीव्र गति से आती है उस तरह कवि के पिता भी तीव्र गति से कार्य करते हैं। उदार हृदय, कवि के पिता जो है वो बहुत अधिक उदार हृदय के हैं। वह अपने सभी बच्चों को बहुत अधिक प्रेम करते हैं और अपने पांचों पुत्रों में विशेषकर कवि को बहुत अधिक प्रेम करते हैं, जिसे उन्होंने सुहागे के समान बताया है कि उनके 4 बेटे सोने के समान महत्वपूर्ण हैं, लेकिन 5वां बेटा भवानी अर्थात कवि उन सोने के समान बेटों पर सुहागे के समान अर्थात उन चारों से अधिक महत्वपूर्ण हैं। उनके पिता बहुत अधिक अच्छे स्वभाव के हैं, बहुत अधिक शक्तिशाली हैं और बहुत अधिक बलवान हैं, ऊर्जावान हैं और वृद्धावस्था का उन पर कोई भी प्रभाव नहीं है। इस तरह का उनका व्यक्तित्व है जो कवि ने अपनी कविता में अनेकों उपमाएं देकर व्यक्त किया है या उकेरा है। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित पंक्तियों में बस शब्द के प्रयोग की विशेषता बताइए। जैसा कि कवि ने पंक्तियां कही हैं, मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। अर्थात कवि कहते हैं जेल में वो बहुत मस्त है, लेकिन यदि कोई परेशानी है, कोई कष्ट है तो वह यह है कि बस वो घर पर नहीं है और इसी बस में सब कुछ छिपा है। ये बहुत बड़ा बस है कि वो घर पर नहीं है। क्यों? क्योंकि इस बस शब्द ने ही उनके जीवन को रसहीन बना दिया है, विरस बना दिया है। तो इसके बारे में हमें बताना है कि इसमें क्या विशेषता है। तो कवि कहते हैं यहाँ बस शब्द का प्रयोग उन्होंने अलग अलग अर्थों में किया है और उसकी विशेषताएं बताई हैं कि पहले बस का अर्थ है केवल, कि केवल इतनी सी ही कमी है, इतना सा ही कष्ट है कि वो घर पर नहीं है। दूसरी बार वह बताते हैं कि यह जो बस है ये बहुत बड़ा हो गया है, बहुत विकराल रूप इसने धारण कर रखा है। क्यों? क्योंकि कहने के लिए तो ये बहुत छोटा सा बस है, लेकिन इसका जो अर्थ या प्रभाव निकल कर आता है वह बहुत बड़ा है, जिसने कवि के पूर्ण जीवन को परिवर्तित कर दिया है, बदल दिया है। और अंतिम बार जो उन्होंने बस कहा है, इसी बस से सब विरस है, कि इसी बस से उनका सारा जीवन विरस हो गया है, अर्थात रसहीन हो गया है। कवि के जीवन में कोई रस नहीं बचा है। कवि जेल में है, अपने माता पिता को भले ही वह ये संदेश दे रहे हो कि वे बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं, लेकिन वास्तव में उनके पास सिर्फ एक ही कष्ट है और वह कष्ट है कि वे घर से दूर है, अपने परिवार से दूर है, परिवार के लोगों से दूर है। और इसी बस ने उनके जीवन को रसहीन कर दिया है, उनके जीवन की सारी खुशियों को उनसे दूर कर दिया है और कवि के जीवन में अब कुछ विशेष नहीं बचा है। यही कारण है कि कवि बहुत बिल्कुल मौन हो गए हैं, अचेतन अवस्था में पहुंच गए हैं, किसी से बात नहीं करना चाहते, किसी के संपर्क में नहीं आना चाहते। तो इसी बस की अनेकों विशेषताएं कवि ने अपनी कविता में बताई है। इसको अलग अलग तरह से प्रयोग करके एक ही शब्द के अनेकों अर्थ और अनेक स्थानों पर अलग अलग विशेषताएं किस तरह वह दर्शाता है, ये कवि ने हमें कविता में बताया है। अगला प्रश्न आता है, कविता की अंतिम 12 पंक्तियों को पढ़कर कल्पना कीजिए कि कवि अपनी किस स्थिति और मनोस्थिति को अपने प्रियजनों से छिपाना चाहते हैं। जब हम कविता पढ़ते हैं तो उसकी अंतिम 12 पंक्तियां जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि कवि
पवित्र सावन के महीने के माध्यम से अपने माता पिता को संदेश भेज रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं। तो वास्तविक स्थिति कवि की यह है कि कवि बिल्कुल अकेले हो गए हैं, वो मौन रहने लगे हैं, वो शांत हो गए हैं, किसी से बातचीत नहीं करते, किसी के साथ समय व्यतीत नहीं करते और बिल्कुल अचेतन अवस्था में पहुंच गए हैं। वे उसी तरह निस्तेज हो गए हैं जिस तरह संध्या के समय या अस्त होते समय सूर्य निस्तेज हो जाता है। उनका जीवन बिल्कुल शांत और किसी के भी प्रभाव से विहीन हो गया है। कवि बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं, लेकिन इसके बाद भी वह यह नहीं चाहते कि उनकी वास्तविक स्थिति उनके प्रियजनों को अर्थात उनके परिवार के सदस्यों को, माता पिता को, भाई बहनों को पता चले। इसलिए वह सावन के महीने से यह प्रार्थना करते हैं कि हे सावन के महीने तुम जाओ और मेरे माता पिता को संदेश दो कि मैं बहुत अधिक खुश हूँ, मैं मज़े में हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं यहाँ पर बहुत अधिक भोजन करता हूँ जिससे मेरा वजन बढ़कर 70 किलो हो गया है। वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा, कि मेरा यहाँ पर भोजन बढ़ गया है और मैं 70 किलो का हो गया हूँ। उनसे कहना कि मैं यहाँ रहते हुए भी उनका नाम रोशन कर रहा हूँ। उनसे कहना कि मैं लिखता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, कि मैं जिस तरह पढ़ता लिखता था उसी तरह यहाँ भी पढ़ता लिखता हूँ। जिस तरह बाहर मेरे घर के सारे लोग मुझे प्रेम करते थे, इसी तरह जेल में भी सारे लोग मुझे प्रेम करते हैं। मैं सबसे बातचीत करता हूँ, सबके साथ रहता हूँ और फिर भी जो समय बचता है उसे सूत काटने में मैं व्यतीत करता हूँ, उसमें व्यस्त रहता हूँ। तो कवि अपने माता पिता को सब कुछ सकारात्मक संदेश देना चाहते हैं, जिससे कि उन्हें यह एहसास ना हो, यह दुख ना हो कि उनकी इच्छा को जानकर, उनके अपनेपन और उनके प्रेम को समझकर कवि ने यदि स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी की या जेल में जाने के निर्णय को उन्होंने स्वीकार कर लिया तो वह गलत किया, या उनके कारण या उनकी इच्छा को पूर्ति करने के कारण किसी भी प्रकार उनकी संतान को अर्थात कवि को किसी भी प्रकार का कष्ट हो रहा है। इसीलिए कवि कहते हैं तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न तरसे, कि तुम बरस लो अर्थात जितना भी पानी गिरना है ये सावन के महीने तुम्हारे माध्यम से गिरे, मेरे माता पिता की आंखों के से आंसुओं के रूप में न गिरे। पांचवे को वे न तरसे, अपने पांचवे पुत्र भवानी के लिए वो तरसे ना, वो दुखी ना हो कि उनका पांचवा पुत्र भवानी उनके पास नहीं है। इसलिए कवि कविता की अंतिम 12 पंक्तियों में अपने माता पिता से अपनी वास्तविक स्थिति को छुपाकर सावन के महीने के माध्यम से या उसके द्वारा एक सुखपूर्वक संदेश भेजना चाहते हैं, एक ऐसा खुशियों से भरा संदेश भेजना चाहते हैं जिससे सुनकर या जिसे जानकर यदि उनके माता पिता दुखी हो भी तो भी उनका दुख कम हो जाए। तो यहीं पर हमारी कविता घर की याद के प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। धन्यवाद।